अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। सफ़ीन होटल से आते ही अपने रूम में चली आई थी और फिर चेंज करके वो बाहर आई ही थी कि तभी हालिब भी रूम में चलाया था और उसको देखकर जल्दी से सोने के लिए बेड पर चली आई थी और ब्लैंकेट खोलकर खुद पर ओढ़ते हुए सोने लेट गए थे। मगर 2 मिनट बाद ही हालिब को भी बेड पर चलाया था। उसकी लाइट्स ऑफ करके बस अपने साइड वाला टेबल लैंप ऑन करते सफ़ीन के चेहरे से ब्लैंकेट हटा दिया था। आप बताएं माय डियर बीफी, क्यों नाराज है आप मुझसे? क्या रात वाली बात पर गुस्सा है या कोई नई नाराजगी है? होटल में भी आपने ढंग से ना खाना खाया है और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया। हालिब ने बागोश सफ़ीन का खूबसूरत चेहरा देखते हुए पूछा था, मगर सफ़ीन ने हालिब की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था और दोबारा से ब्लैंकेट को मुंह तक ढक लिया था। तभी हालिब ने शरारत से उसका ब्लैंकेट खींच कर उतारा था, मगर सफ़ीन की बहती आंखें देखकर उसकी मुस्कुराहट फौरन सिमट गए थे। सफ़ीन, आप रो रही हैं? हालिब ने उंगली के पोरों से उसके आंसू सिमटते हुए हैरत से पूछा था। हालिब, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं या आज भी आपको पोल खेलना है? सफ़ीन रोते हुए बोली थी और हालिब को उसकी मासूम सी अदा पर टूटकर प्यारा था। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया था। सफ़ीन मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं बहुत ही बुरा हूँ, आप बहुत ही जुल्म भी करता हूँ, मगर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता हूँ, बेहद मोहब्बत। और मेरी मोहब्बत ऐसी ही जुनूनी है। मेरी मम्मी कहती हैं कि हालिब एक जज्बाती इंसान है और मुझे लगता है कि जज्बाती इंसान को कभी भी मोहब्बत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मोहब्बत के मामले में बेहद पॉजिटिव होते हैं। मैं भी आपके लिए बेहद पॉजिटिव हूँ सफ़ीन, इसलिए हमेशा खुदगर्जी का मुजाहरा करके आपको हर्ट कर जाता हूँ। कल आपने जब मेरी कॉल्स रिसीव नहीं की तो मुझे लगा कि आज आपके दिलो दिमाग में एक बार फिर भी मेरा ख्याल नहीं आया और इसी बात ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं आपको परेशान करने आपके घर पहुंच गया। सफ़ीन मेरी जान, मैं आपके ज़हन व दिल पर हर वक्त काबूस रहना चाहता हूँ कि आप मुझे इसी तरह महसूस किया करें जैसे अपनी सांसों को करती हैं। मैं वाकई जुनूनी हूँ सफ़ीन, वाकई। वह सफ़ीन के बालों पर हाथ चलाते हुए उसे अपने रवैये की वजाहत दे रहा था, जो उसके सीने से लगी अब भी रो रहे थे। पता नहीं उसे किस बात पर इतना रोना आ रहा था, मामा पापा के वापस जाने पर या अपनी खराबी तबीयत पर या फिर हालिब की रात वाली हरकत पर। वजह न जाने क्या थी, मगर वो इस वक्त हालिब के सीने में मुँह छुपाई शिद्दत से रो रहे थे। मम्मा पापा की याद आ रही है? हालिब ने कोई भी जवाब ना पाकर उसके सर को सहलाते हुए दोबारा पूछा था। पता नहीं, वो होंश उसके साथ लगी रोती रहती। अच्छा ठीक है, आज मैं आपको सहलाता हूँ। कल मैंने आपको जगाया था ना, आज मैं जागूंगा, वो भी आपके दोबारा से सोकर उठने तक, प्रॉमिस। लेकिन अब रोना बंद करें प्लीज माई स्वीट हार्ट। हालिब ने अपने हाथों से सफ़ीन के आंसू साफ करके उसकी पेशानी चूमते हुए कहा था। उसे दोबारा से अपने साथ लगाकर बच्चों की थपक के सुलाने लगा था। उसके सुलाने का यह तरीका अशाब पर आजमाया हुआ था। अशाब बहुत छोटी उम्र से उसके साथ बहुत ही अटैच थे। अनामिया भी उसे मम्मी के पास छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती थी। अक्सर वो मम्मी से नहीं संभलती थी। ऐसे में हालिब अगर घर में होता तो पूरे वक्त वह अशाब को संभालता था। इससे जब भी अशाब को सुलाना होता था वो उसे इसी तरह अपने सीने से लगाकर थपक थपक कर सुलाता था। फिर अशाब को इस स्टाइल की इतनी आदत पड़ गई कि हॉस्पिटल से थक कर आई हुई अनामिया जब बेटे को सुलाने में नाकाम हो जाती तो अशाब को हालिब के हवाले कर जाती। वो उसे आराम से सुलाकर अपने पास ही लिटा लेता था। अब सफ़ीन भाभी वही तरीका आजमा रहा था। वह अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब सफ़ीन की गहरी सांसों की आवाज़ से उसे अंदाजा हो गया था कि वो सो गई है। हालिब ने आहिस्ती से उसे खुद से अलग करते हुए उस पर ब्लैंकेट ठीक किया था और झुककर उसका गाल चूमते हुए साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना फोन उठा लिया था। अब उसे सफ़ीन से किया हुआ वादा भी तो पूरा करना था, इसलिए उसने अपने दराज से अपने कार्डलेस हेडफोन निकाल कर फोन से कनेक्ट किए और एक हॉलीवुड एक्शन मूवी लगा दी, जिसे देखते हुए उसके कम से कम 2-2.5 घंटे तो गुजर ही जाते। मूवी पूरी होने के बाद ही सूरज की पहली किरण के निकलने के साथ ही वो जिम जाने का इरादा रखता था। पूरे रास्ते रकीम सनम को मनाता आया था, मगर सनम ने आज शायद ना बोलने की कसम खा ली थी। वो पूरे रास्ते खामोश बैठी आंसू बहाती रकीम की बर्दाश्त का इम्तिहान लेती आई थी। वो बेबसी से उसको देखे जा रहा था, क्योंकि गाड़ी में इस वक्त डैड के बुजुर्ग ड्राइवर भी मौजूद थे, जिनकी वजह से वो कोई पेशे कदमी भी नहीं कर सकता था। इसलिए घर आने के बाद बिना देर की वो सनम का हाथ पकड़कर सीधा अपने बेडरूम में चलाया था और सनम को बेड पर बैठाते हुए खुद उसके पास बैठ गया था। सनम, इधर देखे मेरी तरफ और मुझे बताएगा क्यों रो रही है? मम्मा पापा की याद आ रही है क्या? रकीब ने सनम के आंसू पोंछते हुए पूछा था और सनम ने जोरों शोर से जवाब में साह लाते हुए उसकी बात की तस्दीक कर दी थी, जिस पर रकीब ने एक गहरी सांस लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। स्वीट हार्ट, उनका जाना जरूरी था। वहां पर सुनान को उनकी जरूरत है। वो इधर अकेला है, जबकि आपके पास यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। मम्मा, डैड, भाभी, भाई, बच्चे और मैं तो हूँ ही ना, आपका दीवाना, आपको टूट कर चाहने वाला, आपका रकीम शाह। मेरा यकीन करें सिंड्रेला, आपको इस घर में लम्हा भर के लिए भी गैरत फील नहीं होगी।
मम्मा डैड को बेटियां बहुत ही पसंद है। जानती है मेरी और रूहान की पैदाइश के वक्त इन दोनों ने कितनी दुआ की थी कि उनके यहाँ बेटी हो, मगर फिर हम दोनों पैदा हो गए। मम्मा डैड ने इस पर भी खुदा का शुक्र अदा किया था, मगर बेटी का अरमान उनके दिल में हौस मौजूद था। तभी एक दिन बातों बातों में ऐसे ही मम्मा डैड ने बड़े पापा और बाकी सब लोगों से कहा कि उनकी बेटी का अरमान अधूरा रह गया। तो बड़े पापा जड़ से बोले कि यार 4 बेटे हो गए हैं तो क्या हुआ, उसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है, बल्कि ये तो बायसे खुशी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा है। बस उनके जवान होने का इंतजार करो, जब ये शादियों के काबिल हो गए तो उनकी बीवियों की सूरत में 4 बेटियां भी ले आना, तुम्हारा अरमान बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। बड़े पापा डैड को तसल्ली तो दे दी थी, मगर उसके बाद भी डैड की उदासी देखकर उन्होंने पता है फिर क्या किया। अगले ही दिन बड़े पापा ने हूर भाभी का हाथ डैड के हाथ में थमा दिया कि लो अपनी बेटी, यह आज से तुम्हारी हुई। शहरिया चाचू भी वही डैड के पास मौजूद थे। आयशा भाभी उनकी गोद में बैठी हुई थी, तो शहरिया चाचू ने भी हंसते हुए आयशा भाभी को अपनी गोद से उतारकर डैड की गोद में बिठा दिया कि ये तुम्हारी दूसरी बेटी, आज से तुम 2 बेटियों के बाप हो। आप यकीन करें कि सनम के उस दिन के बाद से डैड ने वाकई हूर भाभी और आयशा भाभी को अपनी औलाद ही समझना शुरू कर दिया था। प्यार तो वो घर के बाकी सब बच्चों से भी करते थे, मगर इस वाक़े के बाद उन्होंने आयशा भाभी और हूर भाभी की पढ़ाई के खर्चे से लेकर उनकी पाकी मरने तक की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। स्कूल की पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में भी खुद ही जाते थे, और मम्मा का ये हाल था कि जब वो शॉपिंग पर जाती थी तो वो दोनों बेटियों के लिए उससे पहले शॉपिंग करती थी। आयशा और भाभी शादी से पहले भी यहीं हमारे घर में रहती थी। फिर जब हम सब बड़े हुए तो डैड ने हुर भाभी की और बड़े भाई की शादी फिक्स कर दी। भाभी ने इंटर ही किया था जब उनकी शादी भाई से हो गई, और बड़े भाई पास ग्रेजुएशन से फारिग हुए थे। इसी तरह छोटे भाई की शादी भी हुई थी। यकीन करें मम्मा हूर भाभी और आयशा भाभी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, इन दोनों के बिना अकेली पड़ जाती हैं। ये दोनों अपने मेके चली जाएं तो मम्मा को बुलाई बुलाई फिरती रहती हैं, इसलिए बड़ी मम्मा हूर भाभी को जब भी बुलाती हैं मम्मा को भी बुला लेती हैं। और आयशा भाभी को तो छोटे भाई ने आज तक उनके मेके रहने ही नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी मोहब्बत मम्मा जान आपको भी देंगी, और आप जो आज अपने मम्मा पापा के जाने पर रो रही है ना, एक वक्त आएगा जब यहाँ के मेके होते हुए इस तरह रोएंगे। रकीब ने हल्के से अपनी पेशानी सनम की पेशानी से टकराई थी, जो कि रोना बोलकर रकीब की बात सुनी थी, और फिर वाकई उसकी आखिरी बात पर वह रोते रोते मुस्कुरा दी थी। रकीब का बेचैन था दिल पुरसुकून हो गया था। उसने बातों में लगाकर सनम को बहला ही लिया था। अब इस गुलाम को भी बता दें कि क्यों नाराज थी आप, रकीब ने उसकी आंखों में देते हुए पूछा था। बस वो आपका इतनी देर से सोना मुझे गुस्सा दिला गया था। सनम ने आहरी बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही ली थी। जब उसकी नाराजगी की वजह सुनकर रकीब पहले तो हैरान हुआ और फिर जोर से हंस पड़ा था। ओह तो ये बात थी, मुझे लगा न जाने क्या गलती हो गया मुझसे। अच्छा आई एम सॉरी ना गुरेन तमाद, प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद सोऊंगा और सुबह आपके से पहले जागूंगा, बल्कि आप जब तक दिल चाहे सोती रहिएगा। बस हैप्पी। अब तो आप इस हादम के जज्बात का कुछ ख्याल करें ना, उतारे इन कील कांटों को और मेरी बाहों में चली आए। रकीब ने इन गहरी आंखों से देते हुए अपने पास किया था और खुद ही एक एक करके सनम के जेवरात उतारने शुरू कर दिए थे। आपका रुमाइन का गिफ्ट परसों आपकी नींद की नजर हो गया था, कल आपके एब्सेंट थी और आज मेरी मोहब्बत की नजर होने जा रहा है स्वीट हार्ट, इसलिए गिफ्ट सुबह मिलेगा। रकीब ने उसके साथ से दुपट्टा हटाते हुए चोटी में बांधे पाल खोल दिए थे, उसकी गर्दन पर अपने लब रख देते। आज सबने आपकी बहुत ही तारीफ की, अब मेरी बारी है। यकीन करें दिल से आपका कदरदान हूँ, और आज आपके अपने स्टाइल में इस तरह से सराहूंगा कि आप खुद पर नाजा हो जाएंगे। मेरी क्यूट सी सिंड्रेला, मैं आपको दिल की गहराइयों तक जाता हूँ। रकीब ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कान की लोगों चुमा था और साथ ही उसके सुर पड़ते गाल को सिलाया था। आर यू ब्लैशिंग सनम? हा हा हा, सच में बहुत ही क्यूट लगती हैं ब्लैश करते हुए। वो अपने करीब लटाते हुए बोला था, मुझे आपसे शर्म आती है। सनम ने अपने दोनों हाथों से अपना झुलता हुआ चेहरा ढक लिया था। रियली? मगर मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आती, और अब मैं मजीद बेशर्म होने वाला मिसिस रकीम शाह, तो आप शर्म से मजीद लाल होने के लिए तैयार हो जाए। आई रियली लव यू। कहने के साथ ही रकीम ने उसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग करते हुए हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके पूरा रूम तारीक कर दिया था। आदि और मिरोसा घर आ गए थे, मगर उनके पीछे पीछे अनिका भी शदीद सरदर्द का बहाना बनाकर रसवान के साथ ही शायरिया मेंशन चली आई थी, और रास्ते में भी मिरोसा ने आदि से बात ना की थी, जबकि वो पूरे रास्ते उसे छेड़ता आया था, मगर वो जवाबन उसे एक लफ्ज ना बोलती। और फिर घर पहुंचते ही अनिका दोनों के साथ सवाल हो गई थी। उसने मिरोसा को अपने साथ बिजी कर लिया था, जबकि आदि मुंह सिए हुए बैठी मिरोसा को देखकर तासुर साइड लाते हुए चेंज करने चला गया था। अनिका के साथ ही रुजमान भी शायरिया मेंशन चलाया था, मगर यहाँ आते ही वो बहन के मसनूई सरदर्द के ड्रामे देखकर बेजार हो गया था। साथ ही आदि की कड़ी नजरें भी उसी पर जमी हुई थी। तभी वो बहुत पहले गेस्ट रूम में चला गया था। अनिका ने
मेरोसा को अपना सर दबाने बिठा दिया था। जरोश अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए अनिका माँ की बजाय मेरोसा से लाड उठवाने बैठ गई थी। उसने दर्द का इतना शोर डाला हुआ था कि मेरोसा खुद अपना सर दर्द और हाबी तरबियत भी भूल गई थी। इसे नहीं पता था कि घर में कोई पेन किलर मौजूद भी है कि नहीं, इसलिए वो अनिका के पास बैठकर उसका सर दबाने लगी थी। मगर मसला असल अनिका की हाई वाई सुनकर वो बुटना से बुखला गई थी और जब कोई तरीका समझ नहीं आया तब वो अपने हुल्ले की परवाह किए बिना उसका सर सोफे पर रखते हुए किचन में पहुंच गई थी और फिर उसने बहुत ही छानबीन के बाद काफी का डिब्बा ढूंढकर अनिका के लिए काफी तैयार कर लिए थे। सवाए मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के आज घर के सारे श्रवण भी होटल पहुंचे हुए थे और अब तक कोई भी वापस नहीं आया था। तभी मेरोसा को ही अनिका के लिए काफी बनानी पड़ती और फिर जब मेरोसा काफी लेकर बाहर अनिका के पास पहुंची, आदि भी नहाकर चेंज कर चुका था और सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ रहा था। जब उसने किचन से निकलती मेरोसा को हैरत बड़ी हुई निगाहों से देखा था। वो हाथ में बड़ा सा कॉफी का मग लिए हुए थी और साथ ही एक नजर सोफे पर बैठी अनिका को देखा था जो अपने फोन पर मुस्कुराते हुए कुछ टाइप कर थे। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय करते हुए नीचे पहुंचा था। तब तक मेरोसा भी अनिका के पास पहुंच चुके थे और उससे पहले कि मेरोसा काफी अनिका को देती, आदि ने जल्दी से उछलकर अनिका से पहले मग अपने हाथ में पकड़ लिया था। अनिका, ये लो सर दर्द की टैबलेट्स, तुम्हें इनकी जरूरत ज्यादा है, ये खाओ और जाकर रेस्ट करो। मेरी बीवी ने पहली बार किचन में जाकर कुछ बनाया, इसलिए इस कॉफी पर सबसे पहले हक मेरा होना चाहिए। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। एंजल, चलें, आप पहले चेंज कर ले, कब से इतने हैवी कपड़े पहने बैठी हैं, आई मेरे साथ। गुड नाइट अनिका, तुम भी जाओ। आदि ने अपने पास खड़ी हुई मेरोसा को अपने एक बाजू के हल्के में लिया था और अनिका को दूसरे लफ्जों में गेट लॉस्ट बोलते हुए वो मेरोसा के साथ ही ऊपर जाने के लिए मुड़ गया था। मगर आदि, मेरोसा को मेरे साथ रहने दो ना, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। अनिका ने आदि के पूछ को घूरते हुए कहा था। क्यों? तुम क्यों बोर होगी? तुम्हारे हाथ में तुम्हारी बोरियत दूर करने का सामान मौजूद तो है, और अगर उससे भी तुम बोर हो रही हो तो रजवान अंदर है, उसे बुलाओ, उसका सर खाओ, मेरी बीवी को बख्श दो। आदि ने मुड़कर बाजार मुस्कुराते हुए कहा था। खुद को घूरती अनिका को नजरअंदाज करते हुए हफ्की से खुद को तकती हुई मेरोसा को लेकर ऊपर चलाया था। काफी का मग होंस उसके हाथ में मौजूद था। रूम में पहुंचते ही उसने मेरोसा को छोड़ा था और खुद काफी के सिप लेता हुआ जाकर बेड पर बैठ गया था। जल्दी से चेंज कर लें अंजल, और आकर आप भी मेडिसिन ले लें, आपके सर में दर्द है। सनम भाभी ने खाने के वक्त मुझे बताया था, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया ना। आपको कुछ खाना है तो बता दें, मैं आपके लिए बनाकर ला सकता हूँ। आदि ने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ती मेरोसा से कहा था, मगर उसकी बात नजरअंदाज करती अंदर चले गए थे। आदि एक गहरी सांस भरकर आ गया था और हाथ में मौजूद काफी का सिप लिया जो मेरोसा ने बेहद टेस्टी बनाई थी। वो अनिका मेकअप की दुकान लाई थी इतनी अच्छी कॉफी पीने के, मेरी एंजल ने बनाई है, उस पर तो बस मेरा हक है। अच्छा हुआ मैं ठीक टाइम पर पहुंच गया। आदि ने जरेला बड़बड़ाते हुए अपना कंधा थपथपाया था। तभी मेरोसा चेंज करके बाहर चली आई थी। ब्लैक कलर की सिल्क की नाइटी पर ब्लैक नेट का अपर फ्रेश को छूता हुआ लॉन्ग गाउन जो आगे से डोरिंग की मदद से बांधा हुआ था। नाइटी की नेट की आस्तीन ने ऊपर से फिटिंग की थी और नीचे क्लाइंट तक आते आते बेहद खुली थी। आस्तीनों के सिरे पर फूली हुई नेट की ब्लैक फ्रिल लगी थी। मेरोसा की सफेद चमकदार रंगत ब्लैक कलर में दूर से चमक रहे थे। आदि की गहरी नजर सरता पर उसका जायजा लिया था, मगर मेरोसा उसे इग्नोर किए अब आकर ड्रेसिंग के स्टूल के सामने बैठ गई थी और अपने लंबे बालों को खोलकर सुलझाने लगे थे। एक और मुसीबत। 2 दिन तो ब्यूटिशियन और सफीन के साथ गुजर गए जिन्होंने उसके बालों का मसला हल कर दिया था, मगर अब खुद उस पर भी जिम्मेदारी पड़ गई थी। एक तो वैसे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था और फिर सर में दर्द था। उसे भी बड़ा मसला आदि की मसासा खुद पर जमी हुई नजरें थे जिससे उसके हाथ में चलने से इनकारी हो गए थे। वो ब्रश से अपने बालों को तकरीबन घसीट रहे थे जो सुलझने के बजाय घुटनों से खींचने से टूट रहे थे और सब बेबसी का एहसास था। या आदि के ऊपर गिरवी नजरें कि उसने झंझों का ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया था और उस ड्रेसिंग पर अपना सर टका लिया था। उसे इस तरह से बुरी तरह बेबस देखकर मुस्कुराते हुए आदि ने कॉफी का मग सर पर रखा था और बुखला कर तेजी से मेरोसा के पास पहुंचा था। वो कब से अपनी एंजल को मुस्कुराते हुए नजर से देख रहा था। वो खुद भी उलझी उलझी से न जाने क्या सोचते हुए अपने बालों को बेदर्दी से घसीट रहे थे। एंजल, क्या हुआ है? हाँ, क्यों अपसेट है? मेरा गुस्सा इन खूबसूरत जुल्फों पर क्यों उतार रही है? लाएं, मैं सुलझा देता हूँ। आदि ने आगे बढ़कर उसे सीधा किया था और ड्रेसिंग पर पड़ा हुआ ब्रश उठा लिया था। फिर नरमी से उसके लंबे बालों को बहुत ही प्यार से सुलझाना शुरू कर दिया था। वो भी इस मामले में अनाड़ था, मगर मेरोसा के हेयर्स उसको बहुत ही पसंद थे, इसलिए तजुर्बा न होने के बावजूद भी उसने ये मोहम सर कर ली थी। मम्मा से बोलो कि मुझे अपनी कसम से आज़ाद कर दें ताकि जल्द से जल्द इन्हें कटवा कर इस झंझट से जान छुड़वाऊं। मेरोसा बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी थी कि तभी आदि ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। सोचिए कभी मत, इतने खूबसूरत बाल कटवाएंगे, दिल नहीं दुखेगा आपका?
हाला आंटी, इजाजत दे भी दे, मेरी तरफ से बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। मेरी इजाजत के बिना आप बाल नहीं कटवा सकती माई लिटिल एंजल। आप बताएं किस पापा हफा है, वरना फिर पूछने के और भी बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे। आदि मिरोसा को गुदगुदाता हुआ बोला था और गुस्सा होने के बावजूद भी वो आदि की इस हरकत पर हंसी से बेहाल हो गए थे। जबकि वो मुसलसल एक हाथ से गुदगुदा रहा था और दूसरे हाथ से उसने हंसी से बेहाल होते भी मिरोसा को मजबूती से पकड़ रखा था, कहीं वो उसकी गिफ्ट से छूटकर भाग ना जाए। उफ आदि, बस बस छोड़े, मुझे बताती हूँ, वो ना मेरी नींद पूरी ना हुई तो बहुत ही गुस्सा आता है, और आज भी बस इसलिए गुस्सा आया कि आप खुद तो मजे से सोगे और जा जाकर मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। मिरोसा ने अपनी आंखों से बहता हुआ पानी साफ करते बताया था, जो कि हंसते हंसते उसकी आंखों से बहने लगा था। आई एम सॉरी माई एंजल, मुझे ये हया नहीं रहा। मम्मी, आप लोगों को लेने हमारे सोने के दौरान ही गए थे, वो भी इसलिए कि घर में सौदे से मेहमान आए थे। मुझे ये पता भी नहीं था कि मम्मा लोग हमारे पीछे आपको लेने पहुंच जाएंगे, वरना आपको परेशान करने बिल्कुल नहीं आता। ये कोई बात नहीं, आज मैं आपको सुलाऊंगा, और वो भी बहुत ही प्यार से। कहते हुए आदि मिरोसा के होंठों पर झुका था, तभी दर्द से दरवाजा खोलकर अनिका अंदर आई थी, और इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर उसके अंदर आग से भड़क उठे थे। जबकि आदि तेजी से सीधा होकर मिरोसा से दूर हुआ था। तमीज नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर, या बेच कर खा गई हो सबर? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यूं बिना इजाजत दंदनाते हुए मेरे बेडरूम में आने की? देखो अनिका, मैं तुम्हारी मनमानियां बहुत ही बर्दाश्त कर ली हैं, मगर अब नहीं करूंगा, समझी तुम? आइंदा मेरे बेडरूम में जब भी आओ दस्तक देकर आना, वरना रूम से ही नहीं तुम्हें घर से भी बाहर छोड़ाऊंगा। भले ही तुम मम्मी की सर चढ़ी हो, मगर इस मामले में मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। आप फूटो मुझसे कि क्यों आई हो? आदि बुढ़ा से अनिका पर बरहम हुआ था, जिसकी शोला बरसाती नजरें हरासा सी खड़ी मिरोसा पर टिके थे। शौक से नहीं आई थी मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने, तुम्हें अंकल और आंटी ने नीचे बुलाया। इतना ही शौक है ना दस्तक दिलवाने का, तो रूम को लॉक करके रोमांस किया करो। ऐसे खुले दरवाजे से मैं नहीं आई, आंटी भी अंदर आ सकती हैं। यूं खुलेआम बेहया के मुजाहरे करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अनिका बदतमीजी से बोलती बाहर जाने लगी थी, तभी आदि ने लपका का उसका हाथ पकड़ा था। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में कैसे रोमांस करना है? हाँ चलो, आज तुम्हारा किस्सा भी खत्म कर दिया जाए, बहुत ही बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। आदि उसे घसीटता हुआ रूम से बाहर निकल गया था, जबकि मिरोसा उसके पीछे भागी थी, मगर आदि ने लम्हे बार कर रोकर उसे बेडरूम के अंदर वापस भेजा था। एंजल, आप अंदर रहें, मैं जरा इस नवाबजादी के दिमाग दुरुस्त करूं, जिसे ना बोलने की तमीज है और ना ही किसी के घर में रहने का सलीका। आपको मेरी कसम, आप बिल्कुल भी नीचे नहीं आएंगी, जाइए अंदर। आदि मिरोसा को बेबस करके खुद नीचे चला गया था, और नीचे महविश और जरोश के अलावा शारिया साहब और इस्माइल मौजूद थे। जब आदि ने अनिका का हाथ महविश के सामने लाकर झटके से छुड़ा था, क्योंकि वो मुंह के बल गिरते गिरते बचे थे, और खुद वो माँ के सामने जा खड़ा हुआ था। मम्मी, ये लड़की आज के बाद मेरे बेडरूम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी तो ये शुरू से है, लेकिन अब बेहयाई और बदजुबानी पे भी उतर आई है। अगर आप चाहती हैं कि ये आगे भी इस घर में आती रहे, तो उसे समझा लें कि मेरे मुंह ना लगे, वरना उसकी जुबान काट कर हाथ पर आ दूंगा और दिख के मारकर घर से निकाल दूंगा। आदि अनिका का घुटता हुआ बोला था, जो अब मगरमच्छ की तरह जूठे आंसू बाहर दे। आदि, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये क्या तरीका है बात करने का? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जो तुम इतने गुस्से हो रहे हो? और ये किस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम अनिका के साथ? हकदासी करी महविश अफंदी चौंक कर होश में आए थे। उन्होंने आदि का ये वाइट रूप उससे पहले देखा भी तो नहीं था। जरोश और रिजवान भी हैरत से आदि का ये गुस्सा बढ़ा हुआ अंदाज देख रहे थे। उससे भी ज्यादा खराबी, उससे भी ज्यादा बुराई, उससे भी ज्यादा बुरा बिहेव कर सकता हूँ मैं, अगर ये अपनी हड़कुंदू से बास ना आई तो। आदि अनिका को देखा बोला था, हुआ क्या है आदि, बताओगे कुछ या यूं ही गुस्सा करते रहोगे? अनिका बेटा, क्या हुआ आप बताएं, क्या किया है आपने जिस वजह से ये गुस्सा हो रहा है? आपके बाद शारिया साहब बोले थे, अंकल मैं तो बस उसके रूम में गई थी, मुझे मिरोसा से थैंक्स कहना था, उसने होटल से आकर मेरा बहुत ही ध्यान रखा। मम्मा भी इसीलिए उसे नीचे बुला रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन जब उसके रूम में गए तो ये लोग, इसलिए मैंने कह दिया कि दरवाजा लॉक रखा करो, मगर आदि ने मुझ पर चलाना शुरू कर दिया। अनिका ने इतना कहकर रोना शुरू कर दिया था, जबकि जरोश दिल में हैरान थी कि उन्होंने कहा मिरोसा को नीचे बुलाया था। यकीनन उनकी बेटी मिरोसा आदि को डिस्टर्ब करने गई थी और कामयाब ठहर थी। दिस इज टू मच डैड, ये यहाँ पर आकर गलत बयानी कर रही है, और ऊपर से मुझे कह रही है कि आप लोगों ने मुझे नीचे बुलाया था, और जब मैंने कहा कि दस्तक देकर आया करो तो उसने आगे से बदतमीजी शुरू कर दी। मम्मी, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अपनी बानी को समझा ले, मुझसे भिड़ने की कोशिश ना करे, वरना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड डैड, आप भी मम्मी को समझा ले कि उनके ये रिश्तेदार मुझसे और मेरी बीवी से दूर हैं। आपकी बार आदि ने रजमा को देखा था, और जिस तेजी से आया था उसी तेजी से बाहर निकलता चला गया था, जबकि पीछे खड़ी
महविश, सरोज और अनिका हैरत से, बेयकीनी और गुस्से से आदि के बिगड़े हुए तेवर देखते रह गए थे, जो शादी के 2 दिन बाद ही इतना बदल गया था। फहीम आशा के साथ ही घर आ चुका था। उसे आशा की नाराजगी की वजह भी पता चल गई थी, इसलिए उसे मनाने की तदबीर भी करनी थी। तभी वो आशा के चेंज करके आने का वेट करने लगा था। आशा आए, मैं आपका सर में मसाज कर देता हूँ, आपका सर दर्द यूं चुटकियों में भागेगा। फहीम ने महविश को ड्रेसिंग रूम से निकलता हुआ देखकर कहा था और झट से हेयर ऑयल की बोतल हाथ में थाम कर बेड पर बैठ गया था। तभी आशा ने ग्लूकोज को देखा था। मुझे एक बात समझ नहीं आती फहीम, मोहब्बत और बकौल तुम्हारे तुम मुझसे पहले दिन से करते हो, मगर इतने शरीफ तो तुम नहीं थे जितना आप शो कर रही हो। ये तुम्हारे सुर शादी के बाद कैसे बदल गया? शादी से पहले तो तुम हाथ से जंग जू टाइप के शख्स हुआ करते थे। कितनी बार तुमने मुझसे बदतमीजी की, जबकि अब तुम चुरू भी चुरा भी नहीं करते, खुद को शेर कहा करते थे ना तुम, और इसीलिए मुझे भी शेरनी का टाइटल दे डाला था, राइट? मगर मुझे तो तुम शेर किसी भी एंगल से नहीं लगते, बल्कि तुम तो हाथ से गिद्दड़ टाइप के हो। इनफैक्ट जनमृत बनने की सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। मैं देख रही हूँ यूं जिस दिन से हमारी शादी हुई है तुम मुस्तकिल मेरे आगे पीछे घूम रही हो। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, ये सब हथकंडे मुझ पर असर नहीं करते। आशा ने फहीम के हाथ में पकड़ी हुई आयल की बोतल को देखकर कहा था, मगर इस दौरान मसलसल मुस्कुराता रहा था। आई एग्री विद यू आयशा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं शरीफ नहीं हूँ। मेरे डैड कहते हैं कि शैतानों के 70 चीलू ने मिलकर मुझे गुट्टी पिलाई थी, इसलिए मेरे अंदर 70 शैतानों का दिमाग है, और वही शैतान मुझे हमा वक्त किसी न किसी हरफात के लिए मुतहरिक रखते हैं। आप आए ना इधर, आराम से बैठे, आपके सब सवालों के जवाब देता हूँ। घूरे मत बैठे, आपके सर में दर्द है ना? सच्ची बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। मेरी मम्मा जान कहती हैं कि मेरे हाथों में जादू है, अक्सर मैं उनके सर पर मसाज करता रहता हूँ। मुझे बहुत दुआएं देती हैं वो। आज आप भी अपने सर पर मसाज करवा कर दुआएं दे दे। फहीम ने आशा का हाथ पकड़ते हुए उसे बेड पर अपने साथ ही आगे बिठा लिया था और ढेर सारा ऑयल उसके सर में डालकर हल्के हाथों से मसाज करने लगा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं शैतानी दिमाग रखता हूँ और मेरी डेयरिंग देकर मामू जान मुझे शेर कहते हैं, मगर अपनों के लिए मेरे अंदर का शेर पाके गिदर बन जाता है। मैं शुरू से सब कुछ आपको बता चुका हूँ, आप फिर से बताता हूँ। पता है हुआ क्या था? जब मैंने आपको पहले दिन देखा था ना, तो इसी दिन आपको अपना मान लिया था, पूरी तरह से मान लिया था। और फिर इस दिन होटल वाला सीन, यार उस वक्त मेरे सामने हालिब था, रकीम था, आदि था, और ये लोग तो फिर भी मेरे अपने थे। उन्होंने आपकी ड्रेसिंग को देखकर फौरन नजरें नीचे काली थी, मगर बाकी लोग मेरे ही आपके अपने नहीं थे ना आयशा। वो आपको देखकर नजर नहीं चुरा सकते थे। इस ड्रेस में आपकी कमर पूरी तरह से नजर आती, और मेरी जगह आप खुद को रखकर सोचे, मेरी जगह आप होती तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बस हाँ, मेरा तरीका गलत था, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फहीम ने आशा के सागर दबाते पहले अच्छी तरह से उसके बाल में मसाज की थी, उसके बाद बाकी के सारे बालों में महारत से आयल लगा दिया था। वाकई उसके दर्द को सुकून मिलने लगा था। फहीम ने बिल्कुल सही कहा था। फिर उस दिन शादी में आपको सिर्फ छेड़ना चाहता मैंने, ताकि आप मुझसे बेनुक्ता सुनाए, लेकिन आप जब गुस्से में मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी ना, तो मेरा दिल करता था बस आपको देखता जाऊं, देखता जाऊं। उस दिन भी यही हुआ था। मैं चाहता आप मुझे डांटे और मैं आपको देखता रहूं, मगर जोश जज्बात में फिर से मैं आपके साथ ज्यादती कर गया और आपने मुझे झाड़ दिया। मगर ट्रस्ट मी आशा, मुझे उससे ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि आपने मेरे बारे में डैड और भाई को भी सब बता दिया, फिर शाकर की घर पर आमान। बस इन सब चीजों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया आशा। और अब अपने बालों का जोड़ा बांधकर फहीम को घूरा था, क्योंकि दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो नींद ने गुलबा पाना शुरू कर दिया था। और फिर तुमने मुझे किडनैप कर लिया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त काम करने लगा था, है ना? आशा ने फहीम को देखकर तंजिया कहा। नहीं आशा, ऐसा नहीं था। अक्ल मेरी तभी ठिकाने नहीं आती। मुझे अपनी गलतियों का एहसास जानती है कब हुआ? जिस दिन आपके इन गुंडों ने मुझ पर हमला किया था, उस दिन खुद को मार खाता देकर मैंने जो खुशी आपकी आंखों में देखी थी ना, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि अपनी फजूल हरकतों से मैंने आपको खुद से कितना दूर कर दिया, और मुझे तो मोहब्बत आपको हल्का सा लगाव भी नहीं है। और बस इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं सरेंडर कर दूंगा। आप नो फाइटिंग, नो बदला। मेरे लिए मेरी अना और गुस्से से कहीं बढ़कर मेरी मोहब्बत है जो मैं आपसे करता हूँ। तभी मैं आपकी खुशी के लिए मार खाता रहा, अपने बचाव की कोई भी कोशिश नहीं की। इस दिन आप गुस्से में मुझे जान से मार देती तो हंसते हंसते मौत को गले लगा लेता। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ आयशा, इसलिए पहले मैंने ये सब किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया। यकीन करें, मम्मा जान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उससे पहले इस तरह छेड़छाड़ किसी के साथ नहीं की, क्योंकि मेरी ये छेड़छाड़ मेरी मोहब्बत का हिस्सा थी जो कि आपको पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने खुद को आपके लिए बिल्कुल चेंज कर लिया। मेरी मोहब्बत मेरे गुस्से से मेरे ऊपर है आयशा। मैं आपसे मोहब्बत करता था, करता हूँ, करता रहूंगा।
और रही बात आगे पीछे फिरने की, तो शादी से पहले मैं आपको देखा बेकाबू हो जाता था, जिसकी वजह से इन कमीनों ने ये तक कह डाला कि मुझे दौरे पड़ते हैं, और अब तो आप मुझे मिल गई। इसी खुशी ने मुझे इतना सरशाह कर रखा कि मेरा दिल करता है कि मैं 24 घंटे आपके आगे पीछे फिरता रहूं। मैं ये सब आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता, ये सब इसलिए करता हूँ कि आपको देख देख कर मेरा दिल नहीं भरता। ओ गॉड आशा, आई जस्ट कांट बिलीव कि आप मेरी हो चुकी हैं। जस्ट याद में बोलता फ़हीम अब आंखें बंद करता मुस्कुराता हुआ खुशी से बेड पर लेट गया था और इधर उधर लड़खने लगा था। आशा जो पहले उसकी बातें सुनकर हैरत से साकत बैठी उसे देख रही थी, उसकी हैरत बड़ी नजरें अब भी फ़हीम पर टिकी हुई थे। वह फ़हीम को इस कैफियत में हेलमेट में भी देख चुकी थी, मगर तब उसको पागल समझी थी, और आज ये कैफियत आशा की मिलने की खुशी में थी। ये चीज आशा को शशदर कर गए थे। वो बेहिस पर हरकत बैठी उसे देखती रह गई थी। उसने कब देखी थी ऐसी मोहब्बतें? वो तो सिर्फ अपनी बहनों हाला और ज़ुहैब के अंदाज मोहब्बत को ही अपने लिए सब कुछ समझते थे। उनके सिवा तो वो बचपन से सबकी मलामतें ही सुनती आए थे। अपने लिए ममानियों और मामों की हकारतें देखती रहती, उसके तर्न सहे थे, मार खाई थी। नानी के घर वाले उसे मनहूस कहते थे। खुद उसके बाप ने उसे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने 18 साल अपनी सगी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। उसे मनहूस समझते थे, उसे अछूत समझते थे। उसकी मौजूदगी में अपने सगे भाई के घर में कदम नहीं रखते थे। उनकी आमद की खबर सुनकर आशा को पहले से घर से हटा दिया जाता था, जैसे वो इंसान नहीं कोई वबा हो जो रैब मुराद को लग जाएगी। और ये शख्स जो उसका शोहर था, जिससे मिले हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे, वो आशा से इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी खुशी के लिए उसकी मोहब्बत में मौत को हंसते हंसते गले लगा लेना चाहता था। वो आशा की खातर खुद को बदलना चाहता था, लेकिन आशा जो अपने सगे बाप की हुई डरी हुई थी, वो फ़हीम की मोहब्बत पर यकीन करती भी तो कैसे। आशा मेरी जान, क्या सोच रही हैं? हेलो आशा। फ़हीम ने आशा की आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंक कर ख्यालों की दुनिया से बाहर आए थे। कुछ नहीं सोच रही। अब अगर तुम्हें मोहब्बतनामा पूरा हो गया तो मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। आशा ने फ़हीम को एक सैर पर करते अपनी जगह पर लेटकर आंखें मोल दी थी। उसका दिल सीने की दीवार पर कैद फ़हीम का नाम लेकर चीख रहा था, क्योंकि दिलो दिमाग को जोर जोर से पटक कर खामोश करवाया था। आशा दिलो दिमाग की इस जंग के दरमियान फंसी बुढ़तन से परेशान हुई जाती, तभी अचानक से अपनी पेशानी पर फ़हीम के लब्बों का नरम व गर्म लम्स महसूस हुआ था। आई लव यू मेरी शेरनी, फ़हीम की सरगोशी अपने कानों के पास सुनाई दी थी। उसने साथी से अपनी आंखें मजीद मीच ली थी ताकि फ़हीम उसे जागता हुआ देखकर छेड़ने ना लग जाए, मगर वह खामोशी से उसके बराबर में लेट गया था। कुछ देर में उसकी गहरी सांसों की आवाज़ से आशा ने सुनी थी, शायद वो सो गया था। तभी आशा ने जरा सी आंखें खोलकर अपने पास सोए फ़हीम को देखा था और पेशानी को छूते हुए वो धीरे से मुस्कुरा दी थी।